ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे जरूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम मीडिया स्टार वर्ल्ड का तनहा है हफ्ते में एक बार, जिसमें भारत के पड़ोसी मुल्कों की बड़ी अहम खबरों पर चर्चा की जाती है और विश्लेषण किया जाता है। जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब आजकल अपने गांव माने शेखपुरा बिहार में हैं और एमजीआर यूनिवर्सिटी चेन्नई में पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस। कई किताबें लिखी हैं, राइटर हैं और साउथ एशिया पर खास नजर है उनकी। ताल्लुकात हैं पत्रकारों से, अलग अलग सोर्सेज हैं, तो वो इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम में आ जाती हैं जो आमतौर पर आपको मीडिया में नहीं मिलती। आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम, पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, जिनको वहां पर DGSPR कहा जाता है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक भी काफी अहम बातें की गई हैं दाखिली सियासत के अलावा। उसके अलावा तुर्की ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो मीडिएशन की कोशिश कर रहा था वो पीछे हट गया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान की मांगे जो है वो बहुत ही नाजायज हैं। और ज़ल्मे खलीलजाद जो अमेरिका के खास नुमाइंदे अफगानिस्तान के लिए रहे हैं, उन्होंने भी कुछ पाकिस्तान पर सवाल उठाए हैं। तालिबान और अमेरिका के बीच जो कुछ बातचीत हुई थी उसके बारे में कुछ बातें की हैं। और एक बात जो और समझने की है, इस वक्त पूरी दुनिया की सियासत में वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से ट्रंप ने मदुरो को वहां से उठा लिया और मुकदमा शुरू करा दिया, हालांकि अदालत में पहुंचते पहुंचते वो ड्रग तस्करी वाला मुकदमा आगे नहीं रह सका। क्या उसके बाद और देश भी खतरे में है? साउथ एशिया पर उसका क्या असर होगा वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खबरें बांग्लादेश से भी आ रही हैं, उस पर भी चर्चा होगी। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, अपने गांव रहते हुए अपनी छुट्टियों में भी वक्त निकालते हैं, ये हमारे दर्शकों के लिए बहरहाल बहुत अहम है। क्या कुछ है ये पाकिस्तान के DGSPR, वहां की रक्षा मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या ऐसी बात कह दी जिससे आपको लगता है कि इस पूरे इलाके की सियासत पर उसका असर होगा? क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। ये देखिए, हम लोग जो DGSPR अभी जो हैं वहाँ पे, उनका नाम है अहमद शरीफ चौधरी। ये जो हैं ये बाकायदा स्पोक्समैन है डिफेंस के, और इनको हम लोगों ने मतलब बहुत सुना है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, और ये बड़े मतलब कड़े बयानात देते हैं और बड़े ही मतलब भड़काऊ भाषण जिसको कह सकते हैं। वो तो आर्मी के आदमी है, 3 स्टार उनके पास है, 3 स्टार उनका लगा हुआ है, लेकिन वो एक सियासतदान की तरह, मतलब मैं जो एक हिंदुस्तानी के नाते उनको जो देखता हूँ, तो वो मिलिट्री वाले वर्दी तो जरूर पहने हुए हैं, लेकिन वो सियासी बंदे ज्यादा लग रहे हैं। तो पहली तो बात उनका जो है वो मतलब कैसी उनकी छवि है वो मैंने बता दिया। अब ये जो मैं कह रहा था आपसे कि ये इन्होंने क्या बात की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी है, 1-1.5 घंटे की चली थी, और जितने भी मायनाज पत्रकार थे पाकिस्तान के उनको ला करके बैठाया था और उनको बाकायदा पावर पॉइंट प्रोजेक्शन से और उनको सारी चीजें समझाई थी। तो उन्होंने 3 बातें कही। जो मेन उनकी बात थी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिलेशनशिप पे, जिस पे हम लोगों की चर्चा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप के। DGSPR ने के पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके जो मतलब इधर उधर की जो बातें हैं उसको तो अब छोड़ दीजिए, लेकिन वो 3 बातें जो है वो बहुत ही अहम है। एक उन्होंने की है पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप के लिए, दूसरी उन्होंने PTI और इमरान खान पे उन्होंने निशाना साधा है, और तीसरा जो है वो इंडिया के हवाले से बात किया है। तो जो ज्यादातर उनका जो मतलब मौकिफ था वो था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप पे। और जैसा कि हम भी पहले ही बता चुके थे कि अब जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप है या पाकिस्तान अफगान के रिलेशनशिप है, अब ये वो जो मतलब पहले की बात थी कि ये तो बात सही है कि अब तालिबान को
अफगानिस्तान में लाने वाला पाकिस्तान ही है, और उनकी गवर्नमेंट बनाने वाला भी पाकिस्तान है। और वो दोहा राउंड 300 राउंड टॉक्स में जो है पाकिस्तान ने मीडिएट किया था अमेरिकन और इसके साथ, अफगानियों के साथ। और ये जो पश्तून हैं या ये जो लोग हैं, इनको काबुल पे ला करके इन्होंने बैठा दिया। तो वो तो 2021 की बात थी। अब जो है 2025 में अभी ये है कि अभी जो 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 मतलब मिलिट्री का या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का है कि वो अफगानी जो अभी इस्टेब्लिशमेंट है, इससे उनका जो है बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि कशीदगी है, झगड़ा है, या समझ लीजिए कि इंतशार है। और वो यही कह रहे हैं अब आज के डेट में, DGI कह रहे हैं कि ये तो उनका गिरोह है, मतलब लुटेरों का और कबायलियों का और इस तरह के मतलब उठाई गिरोह का जो है ये गिरोह है पूरा तालिबान जो है। और ये अभी भी जो है ड्रग्स की तस्करी कर रहा है, ये अभी भी जो है अलकायदा और दाइश और इस तरह के टेररिस्ट संगठन को जो है वहां पे, तो ये बिल्कुल नया नैरेटिव है। लेकिन जो बात मुझे जो उससे निकल के आई है, उन्होंने ये कहा जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर का उन्होंने जो है पावर पॉइंट्स में जो है उन्होंने मतलब तशरीह की थी पावर पॉइंट देख करके कि जो बॉर्डर है ये बड़ा डेलिकेट बॉर्डर है। वो वैसे ही बॉर्डर है जैसे इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर में बॉर्डर है, कि वो बॉर्डर है भी और नहीं भी है, मतलब जब चाहे तो उसको आप। तो उसने कहा कि यहाँ कॉस्ट जो है बहुत हाई है सर्वेलेंस का, और पाकिस्तान ऐसा स्टेट है कि वो उस तरह की सर्वेलेंस नहीं कर सकती है जिससे कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। और वहां से जो है अफगानिस्तान से वो ड्रग्स पाकिस्तान आते हैं, और जब ड्रग्स आते हैं तो टेररिस्ट भी आते हैं, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जो है वो अकेला यूनिलैटरली जो है वो मतलब पाकिस्तान इसको डील नहीं कर सकता है, और तालिबान को जो है मतलब लगाम लगानी पड़ेगी इसके लिए। तो ये एक बात उन्होंने कही थी, और वो अपनी मिलिट्री की इनएफिशिएंसी बताने के लिए कि हमसे जो है वो जो सिक्योरिटी होती है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, ख्याल में यही उनका मौक़िफ़ था कि वो क्यों इतना मुश्किल है और क्यों इतना डिफिकल्ट है कि हर बार जो है धमाके हो जाते हैं, हर बार जो है वो हो जाते हैं। और इनका कहना था DIGI का कि ये जो धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान करा रहा, या उनके किराए के टट्टू करा रहा। और सीधी सीधी बात उन्होंने ये भी कह दी कि अफगानिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों एक साथ मिल गए हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये एक बात उन्होंने जो उनके पूरे इसमें, अब उससे मतलब सारे लोग तो मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने एक इमेज बिल्डिंग की है आर्मी ऑफ पाकिस्तान की। अब दूसरा जो उनका हवाला है वो है इमरान खान के ऊपर। ये इमरान खान के ऊपर उन्होंने सीधा सीधा निशाना मारा है और टारगेट किया है, और कहा है कि इमरान खान जो है बिल्कुल निकम्मे हैं, नाअहल है, बकवास हैं, मतलब इस तरह की बातें उन्होंने पहली बार जो है मुझे पाकिस्तान में मतलब कोई खुल के इमरान खान का, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि 90% से ऊपर जो है इमरान खान के सपोर्टर हैं, लेकिन इनका जो DGSPR का कहना है कि ये जो हैं वो नाअहल हैं, और वो ये कहते हैं कि TTP से हम बात करेंगे और तालिबान से बात करेंगे, तो बात करने की जगह कहाँ है बातें। तो उनका टारगेट इमरान खान था, और मुझे ये लग रहा था कि आर्मी जो है वो इमरान खान से बिल्कुल बज़्ज़न है, और इमरान खान को वो देखना नहीं चाहती है, क्योंकि इमरान खान अगर वो आएंगे तो फिर आर्मी की जो है। अब इस एनालिसिस में एक चीज मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की चीज, वो है पाकिस्तान की सियासत में। तो दो करंट वहां चल रहा है, वो हमेशा से चल रहा था, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। एक तो आर्मी अपनी बर्तरी जमाना चाहती है पूरे पाकिस्तान के ऊपर, और उसका कहना है कि हम ही मुहाफिज हैं, हम ही जो है मतलब रहबर हैं, और हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। और ये जो आर्मी, ये जो सिविलियन है, ये तो घुसखोर हैं, ये तो पैसे कमाने वाले लोग हैं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी और डेमोक्रेसी ये सब करके जो है कुर्सी पे आ जाते हैं। और इमरान खान को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि जनरल बाजवा के साथ उनकी कैसी गठजोड़ थी। और एक जो बहुत बारीकी बात उन्होंने कही है कि पहली बार जनरल बाजवा को इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा जो थे वो पाकिस्तान के बाप थे, फादर ऑफ द नेशन। इमरान खान जो है बाजवा को वो इतने करीब थे आर्मी चीफ के, अब उसके ऊपर कहते कि फादर ऑफ द नेशन तो एक ही है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये बाजवा कहाँ से आ गए। अब ये जो है फौजी ऑफिसर अपने ही ऑफिसर को
को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये सब बातें उसमें हुई है। अब आ जाइए तीसरी बात में, जो कि इंडिया के लिए है। इंडिया के ऊपर जो है उन्होंने जो है बिल्कुल थ्रेट, मतलब वहां पे बैठ करके उन्होंने थ्रेट जाहिर किया है, और जिसके लिए ही प्लेड टू द गैलरी, अपने अवाम को और अपने उसको जो है वो खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर जमीन से आना है तो जमीन से आओ, आसमान से आना है तो आसमान से आओ, पानी से आना है तो पानी से आओ, अकेले आना है तो अकेले आओ, और अगर इकट्ठे अफगानिस्तान के साथ आना है तो उसके साथ आओ। तुम आके देखो, हम तुम्हें जो है 2 मिनट में जो है तुम्हें हम समेट देंगे, और अगर नहीं समेटे तो पैसे वापस। इसमें तालियां पड़ गई वहां। अगर मजा नहीं चखा दिया तो पैसे वापस। तो ये सब चीजें जो है ये तो रेटोरिक है, मतलब कोई उसका तो बेसिकली वही है। इसके साथ एक और एनालिसिस है कि देखिए ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो रहा है, वो अभी चाइना उसको ले सकते हैं कि चाइना भी जो है वो इन कुछ प्रेशर दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने अप्रोच किया था, तो वो अलग खबर है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा वो है वेनेजुएला वाला ऑपरेशन, और वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ। तो ये सारी चीजें मिला कर करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और इसकी टाइमिंग यही हुई थी कि देखिए अभी इंडिया जो है वो भी बड़े बैकफुट पे है, और कोई भी मतलब हिंदुस्तानी जो है मतलब चाहे वो नरेंद्र मोदी, मैं उस पर आऊंगा मुस्तफा साहब। ये आईएसपीआर का जो कुछ आपने बताया कि अगर ना मारे ना कामयाब हो जाए तो पैसे वापस, ये इस तरह से बहुत ही घटिया जबान है। ये बात भी सही है कि चीन भी कह रहा है कि हमने रुकवाई, और उधर ट्रंप साहब कई बार कह चुके, दर्जनों बार कह चुके कि हमने जंग रुकवाई। तो ये भारत का एक अजीब सी इमेज बन रही है हमारे मोदी जी के खामोश रहने पर, कि उधर ट्रंप कह रहे हैं, उधर चीन कह रहे हैं, और भारत की तरफ से कोई उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो ये तो अपनी जगह, लेकिन क्या ये जो इस तरह से यानी तालिबान की हुकूमत भी पाकिस्तान ने बनवाई, और अब तालिबान के खिलाफ भी वही हो गया। मैं जब ये आप बता रहे थे तो मेरे जहन में यह आ रहा था कि जब मुल्कों के हुक्मरान फैसले खुद ना करें तभी ऐसी हालत हो सकती है, नहीं तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पाकिस्तान सरकार में भी, तालिबान में भी। ये क्या बाहर से ही इशारे आते हैं जो ये रुख बदलते रहते हैं? क्या कुछ है? मैं थोड़ा सा आम लोगों के समझ में आ जाए बात, क्या कुछ है? नहीं देखिए, ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना, इनका तो अपना अलग दिमाग है। अब यहाँ पे एक बात ये भी आ रही है कि अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान उसके पैरों पर गिर जाए, और जो हम कहें वो करे। ये उसका कल का जो एसपीआर का जो 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस था वही था, जिसमें कहीं पे सहूलत की बात नहीं समझ में आ रही थी। मतलब वो बात जो है वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, हम रिजीम चेंज कर देंगे, हम जो है मतलब आपको फिर जो है पहाड़ों में भेज देंगे। इस तरह की बातें जो है वो कर रहे थे। लेकिन मुझे यही समझ में आता है कि अल्टीमेटली मिलिट्री तो एक ऑप्शन होता है, सोल्यूशन तो डिप्लोमेट ही निकालते हैं, जो नेगोशिएटर होते हैं वही निकालते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म मतलब सेटलमेंट होता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो जबान अभी पाकिस्तान को ये अब समझ में आने लगा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो भी उसकी इंटरनल सिक्योरिटी का जो भी मैटर है वो अफगानिस्तान से हो रहा है, और इसके लिए वो जो है बहुत ही मतलब बुखलाया हुआ है, और सारा ब्लेम जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर डाल रहा है। और जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो इसी हवाले से था कि वो ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान जो है वो अपने रास्ते बदले, और मतलब ये है कि पाकिस्तान को हेल्प करे या ज्वाइंट ऑपरेशन करे, मालूम नहीं क्या क्या वो चाहते हैं। वो पूरा ब्लूप्रिंट भी नहीं आया है कि पाकिस्तान के जो डिमांड्स है अफगानिस्तान से, खासकर बलूचिस्तान और काउंटर टेररिज्म, उस पर उन्होंने ये भी अपनी वाहवाही नापी कि 2025 में जितना काउंटर टेररिज्म हमने किया है, मतलब आर्मी वालों ने किया है, वो किसी ने नहीं किया। ये तो पुलिस का काम था कि काउंटर टेररिज्म करे, लेकिन आर्मी कर रही थी। तो मुझे मतलब ये जो चीजें हैं ये
उनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी ही मतलब अच्छा अच्छा अच्छी नहीं है। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इमरान खान की पॉलिटिक्स में जो दो बहुत अहम पहलू हैं जिसकी वजह से शायद वो जेल में है, एक तो वो ये अमेरिका की मुदाखलत के खिलाफ वो मुसलसल बोलते रहे हैं, दूसरे वो कहते हैं कि तालिबान के साथ बातचीत होनी चाहिए और ये टकराव जो अफगानिस्तान के साथ है वो ठीक नहीं है, आपस में बातचीत से मसला हल करना चाहिए, टीटीपी के मसले को भी हल करने की वो बात करते हैं। तो क्या वो बिल्कुल अमेरिकी फ्रेम में कतई फिट नहीं बैठते, इसीलिए वो जेल में है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। बात यह है कि इमरान खान ना ही अमेरिका के स्कीम में बैठते हैं और ना ही आर्मी के स्कीम में बैठते हैं। आर्मी के भी जो स्कीम में है वो आर्मी ये चाहती है कि जो भी कुछ हम करें हमें करने दीजिए, और जो सिविलियन हुकूमत है वो इसमें ना बोले, और अगर आप बोलेंगे तो फिर आप जेल जाएंगे। ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि सिविलियन हुकूमत को या सिविलियन इसको। अब इमरान खान की सियासत जो है वो यही है कि वो आर्मी को भी हटाना चाहते हैं और अमेरिका को भी, जो फॉरेन हैंड है, जो फॉरेन एक्सटर्नल लोग हैं, उनको हटाना चाहते हैं। हाँ, हाँ मुस्तफा साहब, इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान ना पाकिस्तान की फौज के प्लान में फिट बैठते हैं, ना अमेरिका के प्लान में फिट बैठते हैं। यहां थी हमारी आपकी बातचीत। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं जरा दूसरे इशू की तरफ। वेनेजुएला में मदुरो के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से प्रेसिडेंट को उठा करके ले गए ट्रंप साहब, उनकी फौज ले गई, उससे क्या उसका कोई असर हमारे साउथ एशिया की सियासत पर भी कोई पड़ेगा क्या? यह बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सी राजधानियों में एक खौफ डर का माहौल है दुनिया में, ऐसा लगता है। जी जी बिल्कुल, साउथ एशिया के ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ये है कि देखिए, साउथ एशिया में अगर कोई सबसे बड़ा मुल्क है तो वो इंडिया है, और सब लोग जानते हैं साउथ एशिया के जितने भी ममालिक हैं, जो छोटे ममालिक हैं, वो यही कहते हैं कि इंडिया की बहुत बड़ी दादागिरी चल रही है साउथ एशिया में। वो हर मुल्क को जो है वो उसके बाह मोड़ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकली उसको करे या चाहे वो जो टेररिज्म के हवाले से या किसी और तरह से। और इंडिया अपनी सुप्रीमेसी जो है वो पूरे साउथ एशिया में बरकरार रखना चाहता है, बनाए रहना चाहता है, और साउथ एशिया के जो ममालिक हैं उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आएंगे तो अब अमेरिका ने समझा दिया है पूरे दुनिया को, समझा दिया है कि दादा तो हम ही हैं, जो करना है कर लो। आगे मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अमेरिकन पॉलिटिक्स और वो यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ये सब चीजें जो हैं वो सब ढकोसले हैं। उसने जो करना था कर दिया। अब ये मैसेज जो है वो दिल्ली में भी पहुंच गया है। अब हमारे जो मोटे भाई हैं और जो छोटे भाई हैं वो दोनों बिल तलाश कर रहे हैं। मैं तो ये भी कह रहा था, एक थे अच्छे मतलब हमारे जानने वाले, कि क्या इंडिया के पास अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा अटैक हो जाता है ओसामा बिन लेडेन की तरह, जो कि बरगाम एयरपोर्ट से हुआ था, या फिर सद्दाम हुसैन की तरह, या फिर कर्नल गद्दाफी की तरह, तो इनको सर छुपाने के लिए कोई जगह है, कोई बंकर है, कोई सेफ हेवन है या कोई सेफ प्लेस है, एग्जिट रूट कुछ है? क्योंकि हमारी तो लीडरशिप खत्म हो जाएगी, जो कि अभी वेनेजुएला में हुआ, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये कंट्री को हम चलाएंगे। तो मुझे इस बात का खदशा है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन और वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा क्राइसिस हो गया, अब इसकी तरफ दूसरी पहलू पे जाइए, वो ये है कि जैसे ये ऑपरेशन खत्म हुआ है और वो ब्रीफ कर रहे हैं वहां पे पत्रकारों को, और वो भी एयरफोर्स वन पे, जो कि अमेरिका का जो है वो जो प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट है, और उसके ऊपर फिल्म बन चुकी है, मैंने वो देखी है फिल्म, कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मतलब उसके अंदर वो सब। तो ये तो शौक अनेह है इसके लिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो इसमें बिलीव करता है कि मैं पूरी दुनिया को शौक में रखूं। अभी वेनेजुएला को उठा लिया उन्होंने, ओसामा बिडेन को जो है। देखिए, आपने मुस्तफा साहब, आपने हमारी सरकार, मोदी सरकार के बारे में कहा। देखिए, बहुत बुनियादी फर्क एक मुझे नजर आ रहा है अगर हम कंपेयर करें। मदुरो ट्रंप की तमाम धमकियों का जवाब बहुत जोरदार अंदाज में दे रहा था, और वो जो इल्जाम लगा रहे थे उससे वो इनकार कर रहा था, और अब भी वो अदालत में जाकर के यही कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट हूं और मेरा कोई गुनाह नहीं है। मोदी जी में उनमें बड़ा फर्क है। मोदी जी को
उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कम से कम 2 दर्जन। नहीं, आप मुझे गलत कह रहे हैं। वो उनकी सियासत है, हमारे जो जो साउथ एशिया का जो मैटर उससे बाहर है। हाँ मेरा ये कहना है कि ये मैं कोई एंटी नेशनल बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या प्लान इंडिया के पास है, या हमारे जो डिफेंस जो जो लोग हैं वो अगर ऐसा होता है तो क्या उसके लिए डिफेंस रखें। मेरा यही कहना था बस, हाँ, कि हमारे पास यानी क्या। हमें अपनी रक्षा सुरक्षा, अपने नेताओं की रक्षा सुरक्षा का इंतजाम हमारे पास है या नहीं है, ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है और बहुत ही जायज सवाल है। अब मैं जी इसी के हवाले से एक लाइन और खत्म कर देता हूँ कि ये हाँ, कि वहां पे वो बात लेके आए एयरफोर्स 1 में इंडिया की, जबकि वहां कोई भी बात नहीं थी कि इंडिया की कोई बात हो। उस पर ट्रम्प साहब आ गए बीच में, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि साहब वो टैरिफ तो लगा हुआ है, और इंडिया ने कह दिया कि हम तो रशिया से टैरिफ वो ऑयल जो है लेना बंद कर देंगे। और अब वो वेनेजुला पे ध्यान दे रहे हैं कि वेनेजुला से तेल खरीदेंगे इंडिया के बारे में। तो अब वेनेजुला तो अमेरिका का हाथ हो गया, तो अब तो अमेरिका डिसाइड करेगा कि इंडिया को तेल बेचेगा कि नहीं बेचेगा। तो उस पे जो है कुछ पत्रकारों ने कहा कि इंडिया तो कह रहा है कि नहीं, हम तो डिफाई कर रहे हैं अमेरिका को, हम तो तेल खरीदेंगे। तो उस पर ट्रम्प बोलते हैं कि हम 500% टैरिफ लगा देंगे। ये उन्होंने धमकी दी है। तो बीच में उन्होंने एक बात भी किया कि मोदी इज अ ग्रेट गाय। ये अपना हमेशा उनका तकिया कलाम है कि मोदी इज अ ग्रेट गाय, वेरी वंडरफुल पर्सन। और फिर वो कहते हैं कि अगर वो टैरिफ हमारे नहीं मानते हैं हम 500% टैरिफ लगा देंगे। तो ये तो खुली खुली धमकी है ना। और दूसरी बात इसी मुल्तबा साहब, एक बात मुझे ध्यान में आ रही है। देखिए, हम भी पत्रकार के तौर पर हैं, बड़े बड़े वीआईपीओ को हमने सवाल किया और लाजवाब भी किया है। आपने भी अपनी जवानी में नेताओं को खामोश किया होगा सवाल करके। ये जो कुछ पत्रकार इनको कवर करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को, व्हाइट हाउस को जो कवर करते हैं, क्या वो कभी कभी मजे लेने के लिए, प्रोवोक कराने के लिए, देखो अब क्या बोल दे, अब 500% का बुलवा ही लिया ना उनसे, नहीं तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 5% बोलना है। नहीं, देखिए वो तो हेडलाइन लेना चाहते हैं ना। आप भी पत्रकार हैं, तो पत्रकार तो एक ऐसा मतलब वो कहते हैं ना कि क्यों देना होता है कि जिससे वो कुछ प्रोवोक हो और कुछ बोले तो हेडलाइन बन जाए वो। तो यही हेडलाइन बना। लेकिन मैं उसके बीच में यही देखना चाह रहा था कि उसने कहा कि अगर इंडिया डिफाई करेगा तो हम भी उसको जो है, मतलब ये कि हम भी उसका जवाब देंगे, मतलब हम चुप नहीं रहेंगे। ये वो कहना चाह रहे थे। सिंपल वर्ड में यही था कि अगर इंडिया अमेरिका को नहीं मानता है और हमें नहीं मतलब वो करता है, तो ये तो नहीं कहा कि हम भी वही काम करेंगे और हम भी वही करेंगे जो मोटॉप का किया है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर वो डिफाई करता है तो हम भी जो है मतलब उसको मतलब जो भी हो सकता है वो सजा देंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, हमारे पास अब वक्त जरा कम रह गया है। बांग्लादेश की तरफ हम चलना चाहते हैं। बांग्लादेश में क्या कुछ तब्दीलियां हैं? तारिक रहमान साहब का बयान आया है ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं के खिलाफ ज्यादती की खबरें हैं, मारे जाने की खबरें हैं। उस बीच में उन्होंने सेकुलरिज्म की आवाज उठाई है, और ये मोदी जी के पैगाम के बाद में कुछ, क्या ये ऐसी कोई तब्दीली है या वो बुनियादी तौर पर इसी किस्म के शख्सियत के मालिक है? क्या है? मैंने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया है। ये पहले भी हो चुका था। जो एंटी हिंदू एक्टिविटी बांग्लादेश से रिपोर्ट की जाती है, ये तो एक स्टडी भी इसमें आया है कि ज्यादातर ये खबरें जो है वो इंडिया से निकलती हैं। और इंडिया ये कह रहा है, इंडिया के जो सोशल मीडिया है और जो भी मीडिया है वो आगे बढ़ चढ़ करके मतलब जो बांग्लादेशी मतलब इस्टेब्लिशमेंट है उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए कि परसिक्यूशन ऑफ हिंदू और परसिक्यूशन ऑफ हिंदू चल रही है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार, उसका मौकफ यह है कि वो बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं है। और वो अब हमें यह भी समझ में आ रहा है कि वो हसीना वाजिद को सैक्रिफाइस भी कर सकती है। ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि अगर ऐसा वक्त आ जाए तो इंडिया जो है वो हैंड ओवर कर सकती है हसीना वाजिद को। दूसरी बात यह है कि उनके जो तारिक रहमान हैं, खालिदा जिया के लड़के, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि बांग्लादेश जो है इज इक्वली सेफ फॉर हिंदूज, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स एंड आई गिव, हम हिंदुओं को सिक्योरिटी देंगे, मतलब बांग्लादेश में, और हम जो है वो क्रिश्चियन को सिक्योरिटी देंगे, कोई भी अनसेफ नहीं।
नहीं हो सकते हैं। तो ये तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि 90% 90 एंड अबव % जो है वो मुसलमान की जो संख्या है वो उसका जो अब होने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि माइनॉरिटी हमारे यहाँ अनसेफ नहीं। तो ये बड़ी बात है, और वो इंडिया में इसको कोई नहीं हाईलाइट करता है कि तारिक रहमान ने ये बात कही। बस वो यही कहते हैं कि साहब उनका हिंदू का लिंच हो गया, वहां लिंच हो गए, यहाँ लिंच हो गए, यहाँ मर गए, वहां मर गए, और यही चाहते हैं कि इंडिया पूरा अपना जो है लौ लश्कर लेके बांग्लादेश को फतेह कर ले, और अगर फतेह भी कर लेगा तो क्या हो जाएगा। ये भी तो बात है, अगर बांग्लादेश को फतेह करना था तो 71 में ही फतेह कर लेते, वो अभी फतेह करके क्या करना है। तो ये सब जो है ये ड्रामेबाजी जो है वो चलती रहेगी बांग्लादेश में। वैसे ही प्रोसिक्यूशन, उनका कहना बांग्लादेशियों का कि ये प्रोसिक्यूशन जो हो रहे हैं ये पॉलिटिकल लेवल पे हो रहे हैं, ना कि रिलीजियस लेवल पे हो रहे हैं, ये उनका कहना। अब एक चीज और बता दें बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश ने जो है वो J-17 थंडर एयरक्राफ्ट जो चाइनीज बैकग्राउंड का है, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, उसके लिए वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कि वो हमको एयरक्राफ्ट चाहिए, और एक बड़ा ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो ये जो है उनके अपने डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मामले में। अब आखिरी जो खबर है वो मतलब खबरें तो बहुत सारी हैं। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी मैं खबर देख रहा था, बांग्लादेश का जो हवाई जहाज की कंपनी है सिविल एविएशन वाली, विमान के नाम से, वो कराची के लिए डायरेक्ट फ्लाइट 29 जनवरी से शुरू करने जा रही है। तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। इधर उन्होंने सेकुलरिज्म की बात भी की है, शायद वो बीच बीच में चलना चाहते हैं, पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात और भारत से भी अच्छे ताल्लुकात। जी आप अगली खबर की तरफ जा रहे थे। जी अगली खबर वो ये है कि चाइना से जो है वो, एक तो खबर वो इंटरनेशनल लेवल पे है, वो उन्होंने चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं विक्टर गाओ, उन्होंने अमेरिका को थ्रेटन किया है कि मतलब अगर आप वेनेजुएला की तरह का कोई जो है अगर ख्वाब देख रहे हैं चाइना के लिए तो हम कैसे जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच में करते करते उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी। मैंने आपको उसी टाइम कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर अभी जान छोड़ने वाला नहीं है, ये कई साल तक चलता रहेगा। उसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने चाइना के को कहा कि हमारी जंग बंद करवा दीजिए पाकिस्तान से, और इसका कोई खंडन इंडिया ने नहीं किया। वो ट्रंप तो 65 बार बोल चुके हैं कि मैंने जंग बंद किया। अब चाइना भी बोलने लगा है कि इंडिया ने जाकर के मतलब चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि ये जंग बंद करवा दीजिए। तो अब ये बात एक नई बात है, तो हम अपने सामाइन को बताते हैं। दो खबरें और हैं जो कि बहुत जल्दी मतलब बहुत तेज। एक तो यह है कि नेपाल जो है उसमें वीरगंज एक जगह है जो कि बिहार से लगा हुआ बॉर्डर है, जहां से मतलब इंडिया से क्रॉस होकर हम लोग नेपाल पहुंचे। वहां पे एक मॉस्क वेंडलाइज हो गया है, और मॉस्क वेंडलाइज जो हुआ है वो इस बात की खबर इस तरह बनता है कि ये सारे कम्युनल इश्यूज जो हैं वो नेपाल में कभी देखे नहीं गए। इंडिया में तो होते ही रहते हैं इधर उधर, ये वो मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, मॉस्क बुलडोजर राज, ये वो। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है नेपाल से कि वहां पे भी जो है हिंदू एलिमेंट्स जो हैं वो मतलब सक्रिय हो गए हैं, और वहां पे भी जो है वो वही काम कर रहे हैं जो इंडिया में हो रहा है। ये मैं बताना चाह रहा था कि ये बड़ी न्यूज है, नेपाल में भी बहुत चौंका देने वाली न्यूज है, क्योंकि मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन नेपाल में है वो सब के सब जो है वो तराई रीजन में है और मधेशी रीजन में है, जो कि इंडिया का एक्सटेंशन है या बिहार का एक्सटेंशन है, यूपी का एक्सटेंशन। तो ये खबर को हम नहीं छोड़ देते हैं। अब आखिरी खबर जो है ये ह्यूमन इंटरेस्ट की खबर है। ये एक महिला है, खातून है, कपूरथला की सिख लेडी है, और ये इनका नाम है सबरजीत कौर। अब वो नूर, उनका नाम हो गया नूर हसन या नूर हसन, क्या नाम है। इन्होंने एक अभी जत्थे के साथ ये जो जाते हैं सिख यात्री ननकाना साहब, उसके साथ गई और वहां से वो लापता हो गई, और जाकर के लाहौर में ये शेखुपुरा के फरुखाबाद एक गांव है, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में, जो मैंने पहली बार सुना। फरुखाबाद तो हम जानते हैं कि यूपी में, लेकिन वहां भी फरुखाबाद भी छोटा सा गांव है। उसके वो साहब है नासिर हुसैन, उनसे इनके ताल्लुकात थे 9 साल से। अब उन्होंने बाकायदा लाहौर में जाकर के शादी कर ली है उनसे। अब ये मसला ये हो गया है कि उनके डिपोर्टेशन का मामला आ गया, और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है और उनको रखा गया है। अब ये वाघा बॉर्डर तक उनको ला भी दिया गया था, लेकिन अभी उसी तरफ है,
वो काफी लीगल प्रॉब्लम्स में मतलब वो हो गई हैं, मतलब प्रॉब्लम्स में कि अब पाकिस्तान चाहता है कि उनको डिपोर्ट कर दे और वो नहीं चाहती हैं कि हम डिपोर्ट हों। उनका कहना है कि हमारे जान को खतरा है, हमारे मतलब अगर हम इंडिया जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये हो रही हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन मतलब एक बिल्कुल बिल्कुल, स्टोरी ये है। बहुत ही इस किस्म की जो खबरें जब आती हैं तो वो इंसानी मोहब्बत और जज्बे का ही एक कमाल होता है। और मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह से किसी तरह से कनेक्ट हुई होंगी, जो आजकल तो बहरहाल भारत और पाकिस्तान के बीच में आना जाना भी बहुत कम है। सिखों के लिए एक खास मौके पर वीजाएं दी जाती हैं। तो ये भी बहरहाल दुश्मन मुल्कों के बीच के लोग जब आपस में मोहब्बत करते हैं तो उन्हें किस तरह से मुश्किल का सामना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे दर्शकों को, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आखिर में मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।